मेरा नाम कुलदीप वर्मा है। आज हम आप सभी को बायोलॉजी में कोशिका के बारे में समझाएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, हम आज कोशिका के बारे में बात करेंगे। कोशिका क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और इसमें सेल डिवीजन कैसे होता है, इसके इतिहास के बारे में, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आगे बताएंगे आपको। कोशिका क्या होती है, आइए देखते हैं। कोशिका के बारे में अगर बात करें तो कोशिका को जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, कोशिका को cell is the structural and functional unit of life. Functional unit of life. कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इस सेंटेंस में हमें दो शब्द दिख रहे होंगे। पहला स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, और दूसरा टर्म हमें दिख रहा होगा फंक्शनल, जिसका अर्थ क्या होता है, क्रियात्मक। कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, संरचना का संदर्भ अगर ये लें, अगर हम कोशिका को ईंटों के बराबर समझे, जैसे हम अपने शरीर को अगर एक घर के बराबर रखते हैं और कोशिका को ईंटों के बराबर रखते हैं, तो हम पाएंगे जैसे बॉडी इक्वल टू होम। घर ईंटों से जैसे मिलकर बना होता है, ईंटों से मिलकर बना होता है, इसी प्रकार हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे आप जहाँ भी बैठकर पढ़ रहे होंगे, जहाँ बैठकर अध्ययन कर रहे होंगे, उसमें देखेंगे, जैसे रूम में बैठे होंगे या क्लासरूम में बैठे होंगे, उसमें देखेंगे कि जो मकान है, कमरे की दीवारें वो ईंटों से मिलकर बनी है। इसी तरह हम अपने शरीर को देखें तो लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। इसी तरह इसीलिए इसको कोशिका को शरीर की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, दूसरे टर्म को समझते हैं कि कोशिका को क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। क्रियात्मक मतलब कार्य। जैसे जो उदाहरण हमने घर का लिया है, उसी उदाहरण से हम आपको समझाते हैं कि कोशिका को क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ठीक है, जैसे ईंटों से मिलकर मकान बनता है, जैसे ईंटों से रूम बनता है, रूम, कमरा, कमरे के विशेष कार्य होते हैं अलग अलग, हर रूम का अलग अलग कार्य होता है। जैसे किचन में क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। बेडरूम में क्या करते हैं, आराम करते हैं। इसी तरह कोशिकाओं से मिलकर कोशिकांग बनते हैं, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, कोशिकांग बनते हैं। उन कोशिकांगों का भी अपना अपना विशेष कार्य होता है, अपना अपना विशेष कार्य होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं राइबोसोम। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, राइबोसोम। तीसरा एग्जाम्पल ये लेते हैं क्या, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। अब आप उनको बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया को और भी क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाग्राह भी कहते हैं। इस सब से क्या समझते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोशिकांग है जहां ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी प्रकार राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसी प्रकार केंद्रक को क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल मतलब कोशिका की सभी गतिविधियों को केंद्रक नियंत्रित करता है। ठीक है, तो हम अब समझ गए होंगे कि कोशिकाओं को क्यों शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक क्यों कहा जाता है, जैसा कि हमने बताया आप सभी को, कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर की संरचना का निर्माण करती हैं और कोशिकाओं से मिलकर बने हुए कोशिकांग विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है,
अब आगे हम आपको बताते हैं इसके इतिहास के बारे में, कोशिकाओं के इतिहास के बारे में समझाते हैं आपको, इसकी डिस्कवरी के बारे में आपको समझाते हैं, कोशिका की खोज किसने की, कब की, ठीक है। कोशिका की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डिस्कवरी के बारे में अगर बात करें कोशिकाओं की, तो कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी। किस चीज में की थी? अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किस चीज में की थी, तो वो क्या थी? कॉर्क सेल, जो कि एक मृत कोशिका थी, ठीक है। कॉर्क सेल किसे कहते हैं, किस में पाई जाती है? पौधे का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो उस पौधे को कहते हैं इंडियन ओक प्लांट। इंडियन ओक प्लांट कहते हैं। अगर इसका वनस्पत वैज्ञानिक नाम या बोटेनिकल नेम पूछते हैं तो इसका इंडियन ओक प्लांट को क्या कहते हैं? क्वेरकस सुबर। ये अगर फैमिली के बारे में पूछें तो ये फैजेसी फैमिली का सदस्य है, ठीक है। आते हैं मृत कोशिका की खोज पर। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? क्वार्क सेल में इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचनाओं को इन्होंने ऑब्जर्व किया। ये एक छोटे कमरे जैसी संरचना थी, छोटी जिन्हें इन्होंने फेलम नाम दिया। ये एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना थी जिन्हें इन्होंने क्या नाम दिया? फेलम। जिन्हें इन्होंने फेलम नाम दिया। कॉर्क सेल कहीं आपको फेलम लिखा दिखाई देगा, कहीं कॉर्क सेल लिखा दिखाई देगा, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ये दोनों एक ही के नाम है, इसको हम ऑब्लिक करके लिख सकते हैं कॉर्क सेल, ठीक है। कॉर्क सेल। अब इसके नामकरण की बात आते हैं कि सेल कैसे नाम रखा गया। लैटिन भाषा का एक शब्द होता है सेला। लैटिन भाषा का एक शब्द होता है सेला। रॉबर्ट हुक ने इसी सेला शब्द से सेल नाम रखा। इसका अर्थ क्या होता है? लिटिल रूम। क्यों रखा? क्योंकि जो इन्होंने कॉर्क सेल के अंदर ये छोटी संरचनाएं कमरे जैसी देखी थी, इसीलिए इन्होंने सेला शब्द जो लैटिन से लिया गया उसी से सेल शब्द की उत्पत्ति की, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इन्होंने सेल नाम रखा कब, तो इसके लिए एक 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका का नामकरण किया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। दूसरा आते हैं, क्योंकि ये एक डेड सेल है। अगर हम लिविंग सेल की बात करें, मतलब जीवित कोशिका की बात करें, ये आप लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं, इसके बाद बताते हैं जीवित कोशिका की खोज कब हुई और किसने की, ठीक है। जीवित कोशिका के बारे में बताते हैं आपको। वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 ईस्वी में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। कोशिका कैसे खोज की? इनकी एक बायोग्राफी थी, बायोग्राफी में लिखा था ये एक किराने की दुकान चलाते थे। बारिश हुई, फिर देखा बारिश से जो मिट्टी गिरी हुई उस मिट्टी में इन्होंने देखा अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से, अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इन्होंने देखा, उनमें एक डंडाकार संरचनाएं पाई देखी। डंडा मतलब बैसिलस। इन्होंने देखा सेल्फ मेड मतलब
स्वहस्त निर्मित सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्मदर्शी से देखा इन्होंने दंडाकार संरचनाएं जो क्या थे, बैसिलस बैक्टीरिया थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है बैसिलस बैक्टीरिया की खोज किसने की? जो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई थी एंटोनी वान लीवेनहॉक के द्वारा, वो बैसिलस बैक्टीरिया था। ठीक है, इसके बाद अब आप पढ़ चुके हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने खोज की 1665 ईस्वी में, और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1676 ईस्वी में की। इनकी एक दो और खोजें, वो भी आपको नोट डाउन करा देते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा। स्पर्म सेल की भी खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। दूसरा ओवम सेल की भी खोज, ओवम सेल की भी खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। और प्लांट में पॉलीएम्ब्रियोनी, जब आगे हम आप सबको पढ़ाएंगे इसके बारे में बताएंगे ये क्या होती है। पॉलीएम्ब्रियोनी की भी खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी, पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, आगे समझाते हैं। इसके बाद डिस्कवरी के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। आगे हम आपको बताते हैं सेल थ्योरी के बारे में। कोशिकाओं को समझने के लिए सेल थ्योरी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग की। ठीक है, सेल थ्योरी के अगर बारे में बात करें, सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत की जब बात आती है तो दो वैज्ञानिकों का नाम आता है। कोशिका सिद्धांत की बात आती है तो दो वैज्ञानिकों का नाम आता है। कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? पहला, एक जर्मनी के वनस्पति शास्त्री, मतलब बॉटनिस्ट, जर्मनी के वनस्पति शास्त्री थे जिनका नाम था स्लीडेन या स्लाइडेन। जिनका क्या नाम था? स्लीडेन या स्लाइडेन। इन्होंने 1838 ईस्वी में तथा साथ ही साथ एक ब्रिटेन के जंतु वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश के जंतु वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्वान। इन्होंने 1839 में मिलकर कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोशिका सिद्धांत के बारे में इन्होंने क्या बताया? कोशिका सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया, चूंकि ये वनस्पति शास्त्री थे, इन्होंने क्या बताया कि सभी पौधों की कोशिकाएं, सभी पौधे, इन्होंने क्या बताया? ऑल प्लांट्स, सभी पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। साथ ही साथ स्वान ने क्या बताया, चूंकि ये जंतु वैज्ञानिक शास्त्री थे, इन्होंने क्या बताया कि सभी जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब अगर बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में,
तो 2 पॉइंट आप लिखिए। पहला कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, इस वाक्य का एक अपवाद भी है, उसको बताते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई है। अब ये सेल थ्योरी स्लीडेन एंड स्वान के द्वारा दी गई 1838 और 1839 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट। तो आपका उत्तर क्या होगा? स्लीडेन एंड स्वान ने 1838 और 39 में मिलकर सेल थ्योरी दी, जिसके 2 पॉइंट है। क्या? सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, कोशिका ही जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। लेकिन इसका एक अपवाद है, एक इसका एक्सेप्शन है। क्या? वायरस इसका अपवाद है। क्यों? वायरस क्या होता है? नोट करके यहां लिख लीजिएगा। वायरस क्या होता है? असेलुलर होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? नॉन सेलुलर भी कह सकते हैं। सेल थ्योरी में क्या बताया गया कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, लेकिन वायरस क्या है? असेलुलर है, नॉन सेलुलर है। इसको क्या कहते हैं? इसको सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं। कड़ी भी कहते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। आगे समझाते हैं। सेल थ्योरी ने ये तो बता दिया कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका ही जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। लेकिन सेल थ्योरी के द्वारा ये नहीं बताया जा सका कि कोशिकाएं जो नहीं बनती वो कैसे बनती हैं। इसके बारे में आप सभी को बताते हैं। इसके लिए कोशिका सिद्धांत का जो क्रिटिसिज्म है वो यही था कि जो नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। इसके बारे में एक और सेल थ्योरी दी गई, जिसको क्या कहते हैं? मॉडिफाइड सेल थ्योरी। जो रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दी गई। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। सेल थ्योरी का अपवाद क्या था? याद रखना है आप लोगों को, वायरस थे। क्यों? क्योंकि सेल थ्योरी में यह बताया गया था कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि वायरस असेलुलर है। ठीक है, आगे समझते हैं। सेल थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या था? क्रिटिसिज्म ऑफ सेल थ्योरी क्या था? हाउ न्यू सेल अराइज, मतलब नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं, ये नहीं बताया जा सका सेल थ्योरी के द्वारा। इसको बताने के लिए एक नई थ्योरी दी गई, जिसको कहते हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी, या इसका एक दूसरा भी नाम है मॉडर्न सेल थ्योरी। दूसरा नाम क्या है इसका? मॉडर्न सेल थ्योरी। ये किसके द्वारा दी गई? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो।
इन्होंने 1855 में ये थ्योरी प्रतिपादित की। इनका क्या कहना था कि सभी नई कोशिकाएं पहले से उपस्थित पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। इन्होंने वो जो क्रिटिसिज्म था कि पुरानी सेल्स नई सेल्स कैसे बनती हैं, इन्होंने ये समझाया कि नई सेल्स पहले से उपस्थित पुरानी सेल्स से ही मिलकर बनती हैं। इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेज है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेज है, क्या है? ओमनिस सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका अर्थ क्या होता है कि सभी नई कोशिकाएं, सभी नई कोशिकाएं, सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। पुरानी कोशिकाओं से बनती है। समझ गए? आप समझ गए होंगे कि नई कोशिकाएं किससे बनती हैं? पुरानी कोशिकाओं से। इनका एक फ्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसके द्वारा दिया गया, जो कि रुडोल्फ विर्चो के द्वारा 1855 में दिया गया। इनकी थ्योरी का नाम क्या है? मॉडिफाइड सेल थ्योरी या मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। अगर पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं, इसकी इतिहास को अगर एक लाइन में समझाना हो तो कैसे समझाएंगे, वो आपको अभी बताते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको डिस्कवरी के बारे में किस वैज्ञानिक का नाम बताया गया था? सबसे पहले बताया गया था आपको रॉबर्ट हुक के बारे में। सबसे पहले आपको बताया गया था रॉबर्ट हुक के बारे में। उसके बाद किसके बारे में बताया गया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके बाद इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की थी, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लीडन एंड स्वान ने। स्लीडन एंड स्वान ने दी थी। इसके बाद मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी? रुडोल्फ विर्चो ने। आप क्रोनोलॉजी समझ गए होंगे। रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया? डेड सेल की खोज की, मृत कोशिका की खोज की। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की। लिविंग सेल की खोज की कब की? 1674 में की। स्लीडन एंड स्वान ने क्या किया? सेल थ्योरी दी। कब दी? 1838-39। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया? अभी आपको समझाया है, क्या दिया था? मॉडिफाइड सेल थ्योरी या मॉडर्न कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी 1855। इससे आप इस एक लाइन से ही आप पूरे डिस्कवरी, पूरे इतिहास को कोशिका की समझ सकते हैं। ठीक है, आगे समझाते हैं कि कोशिका की कितने प्रकार होते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कोशिका क्या होती है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं इकाई होती है। इसके बाद आपको क्या समझाया हमने? इसके इतिहास के बारे में बताया कि कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका में डेड सेल की खोज किसने की और लिविंग सेल की खोज किसने की, जिसमें आपको हमने नाम बताया रॉबर्ट हुक, दूसरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। उसके बाद हमने सेल थ्योरी के बारे में आपको बताया। सेल थ्योरी स्लीडन एंड स्वान के द्वारा 1838 और 39 में दी गई। उसके बाद हमने क्या बताया, जो उनका क्रिटिसिज्म था, जो सेल थ्योरी डिफाइन नहीं कर सकी
कि नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं, उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक थे 1855 में मॉडिफाइड सेल थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो जितनी भी नई सेल्स हैं वो पहले से उपस्थित पुरानी सेल्स से मिलकर बनती हैं। आगे हम आपको बताते हैं कि कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ सेल। कोशिका की अगर बात करें, मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। मुख्य रूप से तो 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन तीसरी भी हम आपको बताते हैं। पहली प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। दूसरी कोशिका कौन सी होती है? यूकैरियोटिक। तीसरी होती है मीजोकैरियोटिक। ठीक है। उम्मीद है आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, आपने प्रोकैरियोटिक सुना होगा और यूकैरियोटिक के बारे में सुना होगा। प्रोकैरियोटिक क्या होती है, यूकैरियोटिक क्या होती है, इसके बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रो का मतलब क्या होता है, जैसे इसको अगर शब्दों में तोड़ते हैं, प्रोकैरियोटिक, इसमें एक शब्द प्रो अलग है और कैरियोटिक अलग है। प्रो का क्या अर्थ होता है? प्रिमिटिव, मतलब प्राचीन। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, ठीक है। दूसरा शब्द इसमें क्या दिख रहा है आपको? कैरियन। दूसरा शब्द, एक तो प्रो दिख रहा है, प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव। दूसरा शब्द आपको कैरियोटिक दिख रहा है, जिसका अर्थ होता है कैरियन। और कैरियन इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? केंद्रक या न्यूक्लियस। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्र प्राचीन होता है, मतलब अविकसित होता है, ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्र अविकसित होता है, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ऐसे इधर देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, इसको भी जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यूकैरियोटिक। इसमें भी अगर हम तोड़ें तो 2 जगह से ये सब टूट जाएगा। यू का बायोलॉजी में अगर कहीं भी ई यू शब्द प्रयोग होता है, उसका अर्थ होता है सत्य या ट्रू या डेवलप। जैसे यू का अर्थ क्या होता है? ट्रू। और कैरियन का मतलब हम आपको समझा चुके हैं। कैरियन का मतलब क्या होता है? केंद्रक या न्यूक्लियस। जहां पर बायोलॉजी में ई यू मतलब यू का प्रयोग होता है, उसका अर्थ ट्रू होता है, मतलब सत्य। ऐसी कोशिकाएं जिसमें सत्य प्रकार का न्यूक्लियस मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इसके बारे में बाद में बताएंगे। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं की कुछ विशेषताएं लिख लीजिए। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। दूसरी विशेषता इसकी क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, ठीक है। नोट करके लिख लीजिएगा, हिस्टोन, लाइसीन एंड आर्जिनिन रिच होती है, ठीक है। आगे आते हैं यूकैरियोटिक के बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। वेल डेवलप्ड मतलब सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और हिस्टोन प्रोटीन आल्सो प्रेजेंट। हिस्टोन प्रोटीन
आल्सो प्रेजेंट, हिस्टोन प्रोटीन आल्सो प्रेजेंट। उसके बाद अगर बात करें मीजोकैरियोटिक की, मीजोकैरियोटिक के बारे में अगर बात करें तो इसके अंतर्गत ऐसी सेल्स आती हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पाई जाती है, मतलब केंद्रक झिल्ली तो पाई जाती है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, मतलब नेकेड डीएनए पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। दूसरा हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। इसके उदाहरण के रूप में अगर बात करें, इसके अंतर्गत क्या आता है, मीजोकैरियोटिक के अंतर्गत एग्जाम्पल की अगर बात करें, इसके अंतर्गत किंगडम प्रोटिस्टा आता है, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा आता है। प्रोटिस्टा की क्या विशेषता होती है, इसके अंतर्गत एक कोशिकीय, इसके अंतर्गत ब्रैकेट में लिख लेंगे, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव इसके अंदर आते हैं, और यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। जैसे डायटम्स, दूसरा डायनोफ्लैगेलेट्स, डायनोफ्लैगेलेट्स। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर कंक्लूड करें, स्टार्टिंग में हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल क्या होती है, जिसके बारे में हमने पढ़ा सेल सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरा हमने पढ़ा इसकी डिस्कवरी के बारे में, डेड सेल एंड लिविंग सेल के बारे में, जिसमें हमने डेड सेल के बारे में अगर पढ़ा रॉबर्ट हुक ने खोज की, और लिविंग सेल हमने पढ़ा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। उसके बाद हमने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा। सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, स्लीडन और सॉन के द्वारा दी गई 1838 और 39 में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जो सेल थ्योरी के क्रिटिसिज्म थे उनको पूरा करने के लिए एक नई सेल थ्योरी दी गई, जो किसके द्वारा दी गई, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दी गई, कि पुरानी सेल, जो नई सेल बनने वाली नई सेल्स हैं वो किससे मिलकर बनती है, पुरानी सेल से बनती है। ठीक है, उसके बाद हमने सेलों के प्रकार पढ़ लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।